तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर 4, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आज के लिए नहीं, कक्षा 11-12 ये आपका बेसिक्स बनाएगा और यहाँ से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। इसको हम आसान तरीके से एनिमेशन की मदद से समझेंगे और वीडियो को सीखेंगे। इसकी जो नॉमेनक्लेचर की जो वीडियो है ना, ठीक है, जो IUPAC नामांकन की जो पद्धति है, 1 घंटा 12 मिनट की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। अगर मैं बात करूं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन। कार्बन एक ऐसा परमाणु है ना मेरे भाई, ऐसा चीज है जिससे हम पूरे सब चीजों से घिरा है। ये जो हमारा कपड़ा है, हमारे पास जितनी भी चीज तुम देख पा रहे हो, सब कार्बनिक पदार्थ है। सब क्या कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। ठीक है, पहले कक्षा में अधिकतम कितने आते हैं? 2, और दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 4। तो जो संयोजकता होती है कार्बन की वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि दूसरे कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। साझेदारी जो होती है वो 1-1 की होती है, 2-2 की होती है, 3-3 की होती है, 4-4 की कभी नहीं होती। तो इस वजह से 4 है इसके बाद, तो 4 इसको चाहिए पूरे अष्टक बनाने के लिए, है ना। तो 4-4 की साझेदारी तो संभव नहीं है, इसी वजह से इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री रहते हैं सभी लोगों से अभिक्रिया करने के लिए, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। और इसी गुण के कारण ये लंबी चेन बनाएगी, लंबे लंबे यौगिक बनाएंगे, है ना, श्रृंखलन करेगा। हर चीज़ इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो कागज है, कपड़ा है, मनुष्य है, सब्जी है, दवाई है, ये सब में तुम्हें कुछ चीज कॉमन मिलेगा। क्या है वो चीज? वो चीज है कार्बन। ये सारे पदार्थ कार्बनिक हैं, ये सारे कार्बन से मिलके बना है। ठीक है, इनमें कॉमन क्या है? ये सभी कार्बन से बने हैं, ये सभी कार्बन से बने हैं। तो मैं बच्चों बता रहा हूँ, हर एक चीज हम एनिमेशन की मदद से सीखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। जो बच्चा वीडियो पूरा देख के लाइक करके शेयर करेगा उसको मैं WhatsApp में PDF जरूर दूंगा, ठीक है, फ्री में। तो सबसे पहले बात अगर आपके दिमाग में आ रही होगी, ये कार्बन आखिर है क्या? ये कार्बन क्या है? तो देखो मेरे भाई, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। देखो धातु क्या होता है? कोई भी अगर आपके पास तत्व है उसका आप क्या कर रहे हो? परमाणु क्रमांक कर रहे हो। परमाणु क्रमांक के बाद करने के बाद, परमाणु विन्यास करने के बाद अगर बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो धातु की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उससे ज्यादा होने पर वो अधातु हो जाते हैं। तो कार्बन एक अधातु है। इसका नाम लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से मिला है। तो लैटिन भाषा में एक शब्द आता है कार्बो, वहां से लिया गया है। ठीक है, कार्बो का अर्थ लैटिन पे क्या होता है? कोयला। कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोयला। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? C होता है। कार्बन को हम C से दर्शाते हैं। ठीक है, हमारे आसपास की अनगिनत वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तकें, ये सभी कार्बन पर ही आधारित है, कार्बन से ही मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम जीव जंतु भी कार्बन से ही बने होते हैं। हमारा ये जो पूरा शरीर है ये भी कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा दुनिया है, हर चीज किससे बनी पड़ी है? कार्बन से बनी पड़ी है, घिरी पड़ी है। कार्बन में सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। देखो मैं हर चीज लेके आया हूं आपके सामने, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सीखेंगे और समझेंगे। भूपर्पटी जमीन के अंदर में खनिजों जैसे कार्बोनेट, डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में 0.02% कार्बन उपस्थित होता है इसमें। फैक्ट्स की बात है यहाँ पर। और वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहता है। पृथ्वी के अंदर 0.02% है और वायुमंडल के अंदर 0.03% कार्बन उपस्थित रहते हैं। ये फैक्ट्स है, जानने जरूरी है। अब हम बात करेंगे रासायनिक आबंधों के प्रकार। 2 प्रकार के आबंध बनते हैं, एक तो बनता है आयनिक आबंध, दूसरा बनता है सहज संयोजी आबंध। तो ये क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले बात करेंगे आयनिक आबंध के बारे में। आयनिक आबंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं।
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। सो जैसे हमें क्या बनाना है, NaCl बनाना है। NaCl बनाना है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। पहले कक्षक में अधिकतम 2 आते हैं, दूसरे में 8, बच गया इसके पास 1। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, पहले में 2, दूसरे में 8, इसके पास आ गया 7। ठीक है, तो देखो इसके अष्टक पूरे हो गए, और अष्टक पूरे होने के बाद एक उसके पास ज्यादा है, एक ज्यादा बच गया। तो ये इसके पास क्या है कि ये सोचेगा मेरे पास तो सब कुछ हो गया, मैं इसको एक दान भी दे दूंगा, एक किसी को दान दे सकता है, ये एक्स्ट्रा है इसके पास। इसके अष्टक पूरे हो गए और यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर अष्टक पूरे होने के लिए इसके पास एक की कमी है। अगर एक इसको मिल जाता तो 8 हो जाता, तो कमी है तो इसको लिखा जाता Cl। एक की कमी है तो एक नेगेटिव, एक ज्यादा है तो एक पॉजिटिव। तो अब इसको कैसे दिखाया जाता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहते हैं इसको। यहाँ पर आप लिखोगे सोडियम और यहाँ लिखोगे आप क्लोरीन। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको बस बाहरी इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बाकी सारे कक्षक से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओगे बाहरी, सोडियम का बाहरी कितना है, सोडियम बाहरी 1 है। ठीक है, बाहर 1 है, क्लोरीन के बाहर में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सोडियम पूरा का पूरा 1 इसको ऐसे क्या करेगा, दे देगा, ताकि इसके अष्टक क्या हो, पूरे हो जाए। इसने 1 उठाकर यहाँ पर इसको पूरा दे दिया, ताकि इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए। तो फिर बनेगा क्या, तो ऐसे जब हम देते हैं तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। और उसके बाद हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अगला जो आता है सहसंयोजी आबंध, ये क्या होता है, सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों जोड़ा का आदान प्रदान होता है, दे भी रहा होगा और ले भी रहा होगा। इसमें क्या होता है, आयन पूरा दे देता है, और इसमें क्या होता है, आदान भी होता है, प्रदान भी होता है। जैसे हम किसी को 1 कटोरा चावल देते हैं तो बाद में जाके 1 कटोरा चावल ले भी लेते हैं, तो इसमें भी वही चीज होती है, बराबर की साझेदारी होती है। सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं, पर कार्बन आयनिक बंध ना बनाकर क्या बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया कार्बन के बाहर 4 है, ये आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता, ये सहसंयोजी बंध क्यों बनाता। सहसंयोजी में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और आयनिक बंध पूरा का पूरा देता है या फिर लेता है, ये आप जानते हो। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, देखो ये कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिससे इसके सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, तभी तो इसके बाहर में 8 होगा। या तो 4 उसको पूरे के पूरे देने पड़ेंगे या 4 पूरे के पूरे उसको लेने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ही संभव नहीं है, मैक्सिमम 3 तक होता है, 4 कभी नहीं होता। इसका कारण क्या है, कार्बन आयनिक आबंध ना बनाकर सहसंयोजी आबंध बनाता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए ना 4 देने या 4 लेने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो होती नहीं है। ठीक है, यही एकमात्र इसका कारण है। कार्बन में सहसंयोजी आबंधन कैसे होता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। बराबर का साझेदारी क्या होता है, उदाहरण से आप ज्यादा समझोगे। यहाँ लिखा हुआ है कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसका तात्पर्य है कि कार्बन अपनी अंतिम कक्ष को पूर्ण करने के लिए अपने पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसियों के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बंध बनाने का कार्य करता है, निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने ले लिया मीथेन, क्या ले लिया, CH4 ले लिया। तो आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, पहले कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 4। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो पहले कक्षा में 1 ही होगा। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है, हर एक तत्व दुनिया का चाहता है कि उसके बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाए। तुम भी ये चाहते हो ना कि भाई मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं, मुझे पैसे कमाने का टेंशन ही ना रहे, मैं बस बैठूं, घूमो, खाऊं, पियो, मौज करूं, यही चाहते हो कि नहीं, ये सब चाहते हैं।
तो ये दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है, हर चीज में ये चीज बसी पड़ी है। तो ये जो देख रहे हो ना कार्बन हाइड्रोजन, ये चाहते हैं कि हमारे बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाए ताकि हमें मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, हमें मेहनत ना करना पड़े। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है कि मैं हीलियम बन जाऊं, क्योंकि हीलियम एक सबसे छोटा तत्व है जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कक्ष पूर्ण होते हैं, तो वो अक्रिय है। हीलियम क्या है? अक्रिय है। तो हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे बाहर में 2 हो जाए और कार्बन चाहता है कि मेरे बाहर में 8 हो जाए। तो क्या करेगा, चित्र बना के दिखाऊं? तो यहाँ देखिए, अब आपको मैं चित्र बना के दिखाता हूँ, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। CH4 का बना के दिखाता हूँ, ये लिख लेना पहले, ठीक है। CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। हमें बस बाहरी कक्षक से मतलब होता है। तो कार्बन को मैं दिखा रहा हूं क्रॉस से, बाहरी कक्ष से, और हाइड्रोजन को मैं दिखा रहा हूं इस डॉट से। सभी को एक साथ एक समान नहीं दिखा सकते। हाइड्रोजन को डॉट से दिखा रहे हो, कार्बन को भी डॉट से नहीं दिखा सकते। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब क्या करेगा, साझेदारी करेगा, बराबर की साझेदारी, ले भी रहा होगा और दे भी रहा होगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, भाई तू एक ले ले मुझसे और मुझे एक दे भी दे। ठीक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे भी रहा है और एक ले भी रहा है। एक था उसके पास, एक और मिल गया, इसके बाहरी कक्ष पूर्ण हो गए, हीलियम हो गया। इसके पास 4 थे, इसने एक ले लिया, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। तो कार्बन के 4 थे, 4 की इसकी और साझेदारी हो गई, 8 हो गए। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इन्होंने भी की साझेदारी कर ली, ये भी हीलियम बन गए। तो भाई ना तो उसका घाटा है ना उसका घाटा है, दोनों आपस में साझेदारी कर रहे हैं और अपने अपने बंद पूरे कर लेने पीछे के बाहरी कक्ष बनाने के लिए, है ना, पूर्ण करने के लिए। तो ये होती है आपकी सहसंयोजी आबंध, बराबर की साझेदारी होती है जिसमें ले भी रहा होता है और दे भी रहा होता है। नेक्स्ट, सहसंयोजी बंध के प्रकार। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के बनेंगे। एकल बंध, एक एक की साझेदारी होगी, जैसे अभी जो मैंने आपको उदाहरण बताई है एकल बंध है, एक एक की साझेदारी हो रही है। जब 2-2 की होगी तो उसे द्विबंध होगा, जब 3-3 की होगी तो उस पर त्रिबंध कहेंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण दे रखा है मैंने। एकल बंध क्या होता है, जब एक एक की साझेदारी हो उसे एकल बंध, 2 बंध में होने पे 2-2 की साझेदारी द्विबंध, 3-3 की साझेदारी हो उसे त्रिबंध कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स भी हैं, लिख सकते हैं। देखो एक नोट आप कॉपी में लिख लो। नोट क्या है कि सहसंयोजी बंधन की शक्ति इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण की डिग्री पर निर्भर करती है। एकल बंधन सबसे कमजोर होता है। ठीक है, एकल बंध सबसे क्या होता है, कमजोर होता है। उससे मजबूत क्या होता है, द्विबंध होता है। मीडियम कैटेगरी का होता है द्विबंध। और सबसे ताकतवर कौन होता है, त्रिबंध होता है, सबसे मजबूत होता है। तो अगर तुमसे कोई बोले कि भाई सबसे मजबूत बंध कौन सा है, तो आप बोलोगे त्रिबंध। मीडियम कौन सा है, द्विबंध। और सबसे कमजोर क्या है, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण, ये मैं आपको लिखवा देता हूं भौतिक गुण। देखो एग्जाम में आ जाता है प्रश्न, इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं सहसंयोजकों में, क्योंकि इनके बीच अंतर अणुक बल जो होता है वो बहुत कम होता है। ये इसका कारण है। ठीक है, ये जो इनका जो यौगिक का गलनांक और क्वथनांक होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि इन यौगिकों के बीच जो अंतर अणुक आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इनमें आवेशित कण नहीं होते, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होता है, आवेशित कण ही नहीं होते क्योंकि ये साझेदारी से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन कब मतलब बिजली कब बहती है, बिजली तब बहती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां पाए जाते हैं वहां पर करंट फ्लो करता है, और यहाँ पर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है क्योंकि ये साझेदारी कर रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं कोई, इसीलिए इनमें विद्युत का सुचालन नहीं हो पाता, इसी वजह से ये कुचालक होते हैं। सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण दे दीजिए, जैसे हाइड्रोजन बंध। H2 में अगर लिखूं तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1। और अगर ऐसे करेंगे तो बाहरी कक्ष में 1 ही होगा। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कक्ष में 1, इसके बाहरी कक्ष में 1, एक एक की साझेदारी करेगा। ये इससे एक ले भी रहा है और दे भी रहा है। इसके पास 1 था, इसने इसको दे दिया, 2 हो गए, हीलियम बन गया। इसके पास 1 था, इसने इसको 1 दे दिया,
दो हो गए, हीलियम बन गया, दोनों के बाहरी कक्ष क्या हो गए, पूर्ण हो गए। एक एक की साझेदारी हुई तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एकल बंध वाला। ठीक है, ऐसे साझेदारी हुई ना एकल की, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, उसी की तरह आ जाओ नेक्स्ट O2। O2 में क्या होगा, दो ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्ष ले लो, इसका बाहरी कक्ष ले लो। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके बाहर। इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तभी तो अष्टक पूरे होगा। तो ये क्या करेगा, दो दो की साझेदारी कर लेगा, दो देगा भी और दो लेगा भी। तो O के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड की साझेदारी हो गई। ये चित्र बना के मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। ये आसान चित्र है इनके मुकाबले, तो ये बना लेना। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। पहले कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में कितना है, 5। तो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके बाहरी कक्ष में कितने, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है, तो 3 3 की साझेदारी कर लेगा। ठीक है, तो इसके बाहर अष्टक क्या होंगे, पूर्ण हो जाएंगे, बाहरी कक्षक पूर्ण हो जाएंगे। तो ये त्रिबंध वाला है। द्विबंध वाला भी बता दिया उदाहरण की मदद से, और पहला वाला भी मैंने आपको बता दिया उदाहरण की मदद से। ठीक है, ऐसे सिंगल बॉन्ड वाला, ये वाला तो पहले ही बता दिया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन का अपर रूप। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अपर रूप क्या होता है, एक ही चीज है और उसके दो रूप है। जैसे गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक ही थे, लेकिन दोनों के अलग अलग रूप थे। शक्तिमान बहुत ताकतवर था और जो गंगाधर था वो बहुत ही कमजोर दिखता था, लेकिन दोनों है एक इंसान। समझ रहे हो, तो वो मतलब जब एक ही चीज के दो रूप हो तो वो क्या हो गए, अपर रूप। तो कार्बन एक चीज है और कार्बन के कई सारे अपर रूप होते हैं। मैं आपको सबसे फेमस एग्जांपल देता हूँ। आपके पास पेंसिल जरूर होगी, पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो काला काला निप होता है वो ग्रेफाइट होता है, कार्बन से बना है। और जो हीरा होता है, हीरा वो भी कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, हीरा भी कार्बन से बना है। सेम रासायनिक गुण है दोनों के, रासायनिक गुण दोनों के सेम है, लेकिन एक 2 रुपए में मिल रहा है और एक करोड़ों रुपए में मिल रहा है। देख रहे हो, एक 2 रुपए में मिल जा रहा है, एक करोड़ों रुपए में मिल रहा है। तो कार्बनिक का अपर रूप क्या होता है, प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनको कार्बन के अपर रूप कहते हैं। कार्बन के जो विभिन्न रूप होते हैं ना, उसी को हम अपर रूप कहते हैं। जब कोई तत्व 2 या 2 से ज्यादा रूपों में उपस्थित होता है, जिनके गुणधर्म एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उस तत्व का यह गुण अपर रूपता कहलाता है। ठीक है, अब देखो गुणधर्म क्या होता है, भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रासायनिक गुणधर्म वो समान होते हैं, भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। कार्बन के अपरूप की अगर हम बात करें, जैसे ये हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये तीनों एक ही चीज से बने हैं। हीरा देखो इसकी एक अलग चमक होती है, ग्रेफाइट काला होता है और ये फ्लोरीन होता है, फुटबॉल की आकृति का होता है इसका शेप। इस पर भी क्वेश्चन आता है, सारा कुछ हम सीखेंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीरे की बात। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करता है। ऐसा फिगर होता है हीरे का। ये जो कार्बन होता है बाकी 4 से मिलकर ऐसा एक फिगर बनाता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणुओं के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ मजबूत त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करता है। ये त्रिआयामी है, चतुष्फल की संरचना का क्या बनाता है, निर्माण करता है। ये हर एक परमाणु, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध की जो दूरी होती है वो 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1.50 एंगस्ट्रॉम। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। ठीक है,
हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजी बंधों का त्रिविम जाल होता है, अतः यह अत्यंत कठोर होता है। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे से आप दुनिया का सबसे जो ठोस पदार्थ है वो हीरा है। लोहा हुआ कुछ नहीं है इसके सामने, हीरे के सामने। ठीक है, ये जान लो आप। हीरे का जो गलनांक होता है वो 3843 केल्विन है, बहुत ज्यादा उच्च होता है। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा दिख जाता है। अब हम बात करते हैं हीरे का उपयोग क्या है। हीरे का उपयोग देख सकते हैं ग्लास कटर के रूप में। जो ग्लास होती है, मोटी मोटी ग्लासेस कांच की, है ना, उसको काटने में, रॉक कटर बनाने में, आभूषण बनाने में। ठीक है, तो हीरे का जो उपयोग है कांच के काटने में कटर के रूप में होता है। चट्टाने एवं पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग होता है। और कई रत्नों, आभूषणों के निर्माण में हीरे का उपयोग होता है। कई लोग सिर्फ जानते हैं कि भाई आभूषण बनता है हीरे से। हीरे से ये सब काम भी होते हैं। चट्टानों को भी काटा जाता है हीरे से, क्योंकि हीरा सबसे मजबूत है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। तभी तो वो पेंसिल के अंदर डाला पड़ा है जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, देख रहे हो ये। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना ऐसी होती है, बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। देखो, ग्रेफाइट षटकोणीय होता है। 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय बल्ब बनाएगा हर जगह से, कहीं से भी देख लो, हर कार्बन षटकोणीय बल्ब बनाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जिससे इसका संरचना तेलीय होता है, तेलीयपन जैसा होता है। इसके कारण ग्रेफाइट बहुत अच्छी लिपिकता गुण रखता है, मतलब उससे लिखावट बहुत अच्छी बनती है। बंध संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ 3 बाधित बनाते हैं, जिससे वह षटकोणीय वलय बनाते हैं। 3 बाधित बनाता है, देखो। ठीक है, हर एक चीज क्या बनाए, 3 बाधित बनाएगा, उसको मिला दोगे तो ये फिर क्या बन जाता है, षटकोणीय वलय बन जाता है। इससे कार्बन की संयोजकता पूरी होती है इनकी। शुष्क स्नेहक होते हैं। ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत कम घर्षण पैदा करता है। स्नेही होते हैं और इसमें घर्षण बहुत कम होता है, बहुत अच्छी लिपिकता प्रदान करता है, अच्छी चालकता होती है। ग्रेफाइट एक अच्छा चालक है। ग्रेफाइट में भाई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो गलती से भी आपने मुंह में पेंसिल रख के ऐसे करो और फिर उसी को तुम उस पर घुसेड़ दो इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट लग जाएगा, काम फतेह हो जाएगा फिर। ठीक है, ग्रेफाइट एक अच्छा चालक होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक गुण अद्भुत होता है, इसीलिए इसे विद्युत संयंत्रों और विद्युत उपकरणों में भी उपयोग किया जाता है। उच्च ताप निष्क्रियता। ग्रेफाइट अधिकतम ताप निष्क्रियता वाले धातुओं में से है, इसके कारण इसे उच्च तापमान और उच्च तापकता वाले उपयोगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत हाई होता है, फटाफट की गलता नहीं है, इसलिए उसको उपयोग किया जाता है जहां पर हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। सर्दियों के उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का उपयोग क्या है? ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयुक्त होता है, क्योंकि उससे लिखावट अच्छी बनती है, लिपिक गुण होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में इसका काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका काम में आता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के काम आता है। और नाभिक के परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 4-5 लिख दिया मैंने, 2-3 याद कर लेना। अब हम बात करेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो नाम है वो इस साइंटिस्ट के नाम पर है। इस साइंटिस्ट का नाम क्या है? बंक मिस्टर फ्लोरीन था। इन्होंने खोज की थी और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया फ्लोरीन। क्या रखा गया है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है, दिख के लग रहा है आपको। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बंक मिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन रखा गया है। फ्लोरीन के अणु में 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जाते हैं। 60 भी पाया जाता है, 70 पाया जाता है, उससे ज्यादा भी पाया जाता है। C60 सर्वाधिक स्थायी होता है। पाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन जो सबसे स्थायीपन जिसमें होता है वो होता है C60 में। किसमें? C60 में सर्वाधिक स्थायी फ्लोरीन है, जिसे बंक मिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बंक मिस्टर फ्लोरीन, इन्हीं के नाम से पड़ा है।
नेक्स्ट देखो, C60 की संरचना में 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 फलक षटकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। कोई षटकोणीय बनाएगा, कोई पंचकोणीय बनाएगा। जैसे यहाँ देख लो, ये षटकोणीय है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ जाओगे तो 1 2 3 4 5, ये षटकोणीय, ये पंचकोणीय। तो षटकोणीय पंचकोणीय मिल मिलकर कैसा बना कर देता है आकार, एकदम फुटबॉल की तरह बन जाता है। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे बकी बॉल भी कहा जाता है। बंक मिस्टर को क्या कहा जाता है, बकी बॉल भी कहा जाता है। इसकी संरचना C60 विद्युत का कुचालक होता है एवं इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। फ्लोरीन गोल गुंबद के समान लगते हैं। फ्लोरीन का उपयोग क्या है, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, आणविक बेरिंग में इसका उपयोग होता है, उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का महत्वपूर्ण अवर रूप हो जाता है। तो ये इसके गुण है। कार्बन की बहुमुखी प्रकृति, देखो कार्बन तो कई रूपों में पाया जाता है। कार्बन के कई रूपों और संरचनाओं की संभावना होती है। इसका अर्थ है कि कार्बन अपने परमाणुओं और अणुओं को अलग अलग तरीकों में बांट सकता है और अलग अलग तत्वों मौलिक संरचनाओं के साथ जुड़ सकता है। यह कार्बन का बहुत अच्छा गुण है। यह विशेषता कार्बन को एक अद्भुत तत्व बनाती है जो वैज्ञानिक औद्योगिक दुनिया में उच्च महत्व रखता है, क्योंकि इसके कई सारे रूपों में इसका उपयोग हम ले सकते हैं, कई सारे रूपों में होता है, तो इसका औद्योगिक उपयोग भी बहुत बढ़ जाता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। कार्बन की बहुमुखी प्रकृति के कारण क्या है, एक तो है श्रृंखलन। कार्बन की श्रृंखला बनाने का गुण होता है, बहुल बंध बनाता है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और चतुसंयोजकता, सबसे बड़ा गुण तो क्या है कि इसकी चतुसंयोजकता थी। इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है, तो आबंध बनाने के लिए फ्री होते हैं ये। श्रृंखलन क्या होता है, ये जो गुण में हम बात कर रहे हैं, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, ठीक है। कार्बन का चतुसंयोजकता पर टिप्पणी लिखी है, श्रृंखलन पर टिप्पणी लिखी है, एग्जाम में आ जाता है। कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। जैसे ऐसा बंध बनेगा ना, C ऐसा पढ़ोगे आप नामकरण में, तो कार्बन के साथ ही आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन अपने परमाणुओं के साथ आबंधों की लंबी, खुली या बंद श्रृंखला बना सकता है। लंबी से लंबी, खुली, उसके बाद बंद, किसी प्रकार की श्रृंखला बना सकता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है श्रृंखलन। बहुल बंध बनाना, कार्बन देख रहे हो आप, सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन, अगला जो गुण है चतुसंयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, अभी मैंने बताया था। कार्बन, इसके बाहरी कोश पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, इसीलिए यह चतुसंयोजक होता है। अपना कोश पूरा करने के लिए कार्बन अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। कोश मतलब बाहरी 4 है, उसको और 4 चाहिए, तो कोश पूरा करने के लिए वो बाहरी लोगों से क्या करता है, आबंध बनाता है। कैसा आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाना चाहता है, ताकि उसके बाहरी कोश पूर्ण हो जाए। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हैं हमारी बात। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये एक ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रो प्लस कार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का नामकरण। अभी IUPAC नामकरण की एक मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो में हिंट दूंगा, क्योंकि मैंने 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो बना रखी है। अगर वही 1 घंटा 10 मिनट इस वीडियो में इंक्लूड कर देते तो ये वीडियो कितनी लंबी बन जाती, आप खुद बोर हो जाते, क्योंकि ये खुद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण। तो इस वजह से मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, कुछ दिन पहले ही बनाई है अलग से। मेरी बात मानिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखना। कई यूट्यूबर्स आते हैं 15 मिनट 20 मिनट में पूरा बोलते हैं IUPAC नाम सिखा दूंगा, कोई नहीं सिखा सकता। मैंने बेसिक से आराम से समझाते हुए हर टॉपिक पर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है,
हर चीज, पूर्व लग्न, अनुलग्न, हर चीज का लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, हर चीज को उदाहरण सहित समझा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना। देखो, अगर कार्बन 1 होगा तो उसे हम मेथ कहते हैं, अगर कार्बन 2 होगा तो उसे हम एथ कहते हैं, अगर कार्बन 3 होगा तो उसे हम प्रोप कहते हैं, अगर कार्बन 4 होगा तो उसे हम ब्यूट कहेंगे। यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पर ब्यूट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूट। अगर कार्बन 5 होगा तो उसे हम पेंट कहते हैं, अगर कार्बन 6 होगा तो हेक्स कहेंगे, अगर 7 होगा तो हेप्ट कहेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट कहेंगे, 9 होगा तो नॉन कहेंगे और 10 होगा तो डेक कहेंगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी तो उसको मैंने सही कर दिया। इसको रट लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, आज भी कक्षा 11 में भी और 12 में भी, जिंदगी भर पड़ेगी ये चीज, इसकी जरूरत। अभी आपके सिलेबस में जो जहां तक है मैं आपको बताऊं 6 नंबर तक है, हेक्स तक, लेकिन 11 12th में आपको 10 तक भी याद करने ही होंगे। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स है, ऐसे याद कर लो, 2-4 बार मुंह से बोलो, 3-4 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आता है, 4 नंबर 5 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जिसमें एकल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होंगे, और असंतृप्त क्या होता है, जिनमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिनमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं उन वो होते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एल्केन है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, कभी एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, वो क्या है, CnH2n+2। रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है, हर पिछले साल आया था। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आया था, क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। इसमें 2 जुड़ा होगा, इसमें 2 नहीं रहेगा, और इसमें फिर 2 घट जाएगा। 2-3 बार कॉपी में लिखिए, ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया प्रॉपर वे में। संतृप्त यौगिक क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण एल्केन। ठीक है, देखो एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मिथेन जिसका होता है CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 होता है फॉर्मूला, ब्यूटेन, ये सब चले जाते हैं। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, C4H10। बस यहाँ पर N की जगह पर 1 रखोगे तो मैथ मिलेगा, N की जगह पे 2 रखोगे तो इथेन मिलेगा, N की जगह 3 रखोगे तो प्रोपेन मिलेगा, N की जगह 4 रखोगे तो ब्यूटेन मिलेगा, N की जगह 5 रखोगे तो पेंटेन मिल जाएगा। 5 रख के देखिए N की जगह पर, C5H2 5+2, तो C5 2 5 10 और 2 12 हो जाएगा। तो C5H12 ये किसका सूत्र है, ये पेंटेन का सूत्र है, पेंटेन का सूत्र है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो जो मैंने आपको मुंह से बोला था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो समझ गए होंगे आप। N बराबर 1 रखोगे मिथेन आ जाएगा, N बराबर 2 रखोगे इथेन आ जाएगा, N बराबर 3 रखोगे तो प्रोपेन आ जाएगा, 4 रखोगे तो ब्यूटेन आ जाएगा, 5 रखोगे तो पेंटेन आ जाएगा, 6 रखोगे तो हेक्सेन आ जाएगा, 7 रखोगे तो हेप्टेन आ जाएगा, 8 रखोगे तो ऑक्टेन आ जाएगा, 9 रखोगे तो नोनेन आ जाएगा, 10 रखोगे तो डेकेन आ जाएगा। असंतृप्त क्या होता है, द्विबंध और त्रिबंध वाले कार्बनिक के यौगिक को हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जिनमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड, इसमें पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, आगे समझ में। तो एल्किन क्या होता है, जिसमें द्विबंध पाया जाता है, मैंने बोल दिया।
एल्किन का जो सामान्य सूत्र है वो ये है CnH2n। और इसके लिए मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे n बराबर मैंने 2 ले लिया, n बराबर 2, n बराबर 1 पे बात नहीं बनेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। n बराबर हम 2 ले लेंगे तो CnH2n पे रखोगे, ठीक है, तो n की जगह पे 2 रखो तो C2H2n की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा C2H4। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एथीन। ये क्या हो गया, एथीन। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा। एल्काइन का क्या होता है, इसमें त्रिबंध होता है, इसमें क्या होगा, एथाइन होगा, प्रोपाइन होगा, ब्यूटाइन होगा, ठीक है जी। और जनरल सूत्र ये होता है CnH2n माइनस के 2। जैसे n की जगह पे 2 रखोगे इस सूत्र में तो क्या हो जाएगा C2H2, ये हो गया एथाइन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में नाम के बाद में एन जुड़ता है, डबल बॉन्ड में नाम के बाद में इन जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड में नाम के बाद में आइन जुड़ता है, और ये सब हमारे क्या होते हैं, अनुलग्न होते हैं। IUPAC में आप इसको डिटेल में सीखोगे। अब हम बात करेंगे कार्बन श्रृंखला के बारे में। जब कार्बन अणुओं को आपस में बंधों के द्वारा जोड़ा जाता है एक सीधी अथवा वलयाकार जंजीर बनती है, और इसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक श्रृंखला कहते हैं। कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ोगे तो चेन बनेगी, और वो चेन कैसी बन सकती है, सीधी बन सकती है, वलयाकार बन सकती है, लंबी बन सकती है, चौड़ी बन सकती है, वलय के रूप में बन सकती है, किसी भी रूप में बन सकती है। कार्बन श्रृंखलाओं के प्रकार, एक तो सीधी श्रृंखला बनती है, जैसे ऐसे सीधी श्रृंखला हो गई, ठीक है। शाखाओं वाली श्रृंखला, एक के साथ एक अटैच होगा अभी। और वलय वाली श्रृंखला 2 प्रकार की होगी, संतृप्त वलय श्रृंखला, असंतृप्त वलय श्रृंखला। तो ये होता है आपके कार्बन श्रृंखलाओं के प्रकार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कार्बन श्रृंखलाओं के अगर प्रकार की बात करें, सीधी श्रृंखला जैसे सी का सी के साथ, ये हमारी क्या है, सीधी श्रृंखला है, एक सीध में है। शाखाओं वाली श्रृंखला, इसके साथ ये अटैचमेंट है, ये शाखाओं वाली श्रृंखला, इसके शाखा बने हैं, एच के साथ ये जुड़े जो हैं, ठीक है। उसके बाद वलय वाली श्रृंखला, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो संतृप्त वलय, देख रहे हो ये वलय है, गोलाकार के रूप में दिख रहा होगा ऐसे, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, ये वलय वाला श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद असंतृप्त वलय, जिसमें इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, असंतृप्त वलय क्यों कह रहे हैं इसको, डबल बॉन्ड दिख रहा है। और संतृप्त वलय में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और असंतृप्त में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। संरचनात्मक समावयवी, ये बहुत शानदार टॉपिक है। समावयवता क्या है, किसे कहते हैं, एग्जाम में आ जाता है। समावयवता क्या हो कि हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है जिसका जो अणु सूत्र है वो समान एक ही होगा, मतलब इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, फिक्स है, लेकिन उनकी जो रचना है अलग अलग है। जैसे इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 4 4 8 और 2 10। इसका जो सूत्र है वो है C4H10, ठीक है। इसमें आ जाओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 है। तो इसका सूत्र भी C4H10 है, इसका सूत्र भी C4H10 है, लेकिन दोनों की जो आकृति है वो अलग अलग है, इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। तो ये क्या है, जब किसी कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र जो संरचनात्मक आकृति अलग अलग हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र एक ही हो, उसको हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। जिसका आणविक सूत्र समान हो, संरचना अलग अलग हो, उसको हम समावयवता कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्चुअली ब्यूटेन है, 4 कार्बन पे ब्यूट, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटेन, तो इसको एन ब्यूटेन भी कहते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो मेथिल है, मेथिल क्या होता है, एथिल क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने उस 1 शॉट वीडियो में बता रखा है। आप सोच रहे हो 2 मेथिल कैसे लग गया, तो मैं आपको बताता हूँ 2 मेथिल कैसे लगा है। नंबरिंग कर रहे हैं हम यहाँ से 1 2 3। हमें क्या करना होता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी होती है। ये ऐसे नहीं पता लगेगा, नामकरण में आप सीखोगे, सारा कुछ बता रखा है मेरे भाइयों बहनों, जाके जरूर देख लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन मिलेगा।
हमने कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चुन ली यहाँ से। आप कहीं से भी चुन सकते हो, यहाँ से भी चुन सकते हो। कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल सकती है, वो सीधी भी हो सकती है, वलय के रूप में भी हो सकती है। आप लंबी श्रृंखला ऐसे भी चुन सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। और फिर हमें क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करो। हमने कहाँ से चुना है, यहाँ से चुना है, तो नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3। यहाँ से भी करके देख लो, इधर से भी करो, जहाँ से जो हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है वहां से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3, तो 2 पे ही हमारा क्या लगा पड़ा है, ये CH3 लगा पड़ा है। 2 पे ही CH3 लगा पड़ा है, ठीक है, 2 पे लगा पड़ा है। तो इधर कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 पे क्या होता है, प्रोप होता है। 3 पे क्या होता है, प्रोप होता है। मैं नाम लिख के बताता हूँ। 3 पे हो गया प्रोप, हिंदी में लिखते हैं ना प्रोप। 3 पे प्रोप हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, एन। और ये जो मिथिल है, एक्चुअली मिथेन का सूत्र क्या होता है, एक कार्बन पे क्या होता है, मिथेन होता है। जब CH4 होगा, इसको मिथेन कहते हैं। जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो हमें एल्किल समूह मिलता है। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो हमें एल्किल समूह मिलेगा। जैसे हम CH4 से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये मिथेन से क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। तो ये 2 पे क्या लगा पड़ा है, मेथिल। और ये क्या होता है, ये पूर्व लग्न होते हैं। तो मिथिल किस पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा हुआ है, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा 2 मेथिल प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पर होता है C2H6, ये क्या होता है, वैसे एथेन होता है। और यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं, C2H5 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता के सिखा के रखी हुई है 1 शॉर्ट वीडियो में, आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे हो सकता है आपके सर से ऊपर जा रहा होगा, क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं आप यहाँ फटाफट सीख रहे, आपने IPC नाम सीखा नहीं है, तो जब सीख जाओगे तो ये एकदम आसान लगेगा एकदम। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो आराम से देख लेना। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में, ठीक है। जैसे ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये हमारा क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। नाम के जो C होंगे ना, कार्बन कार्बन के साथ, ये सब ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। कार्बनिक रसायन में किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं या बंधों का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। अब देखो, आप, भगवान ने आपको बनाया, आप किसी, इसको आप ऐसे दिल पे मत लेना, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप किसी हिंदू परिवार के घर में पैदा होंगे तो आप हिंदू हो गए, किसी मुसलमान के वहां पे पैदा होगा तो आप मुसलमान हो गए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपके आइडेंटिटी को डिसाइड कर देता है। ये जो समूह होते हैं ये आपके आइडेंटिटी को क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये समूह जो होते हैं, जिसके साथ होंगे उसके पूरी प्रकृति को बता देंगे कि भाई ये किस तरीके के एलिमेंट्स है, ये सारे ग्रुप की प्रकृति को निर्धारण करते हैं। तो कार्बनिक रसायन में किसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधों का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। विभिन्न समूह में उपस्थित एक ही क्रियात्मक समूह समान रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, चाहे अणु का आकार छोटा हो या बड़ा हो। कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, सेम टाइप का। तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का गुण। क्रियात्मक समूह में आपको ढेर सारी चीजें, मैं आपको ये सारा इसका नामांकन वगैरह कैसे किया जाता है 1 शॉट में बता रखा है। तो ये जो क्लोरो है, ब्रोम, यहाँ तो क्लोरो ब्रोमो है, मैंने क्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब पढ़ा रखा है, 4 लेके होता है। ये हेलोजन तत्व के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में अल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। अल्कोहल में OH जुड़ा होता है, एल्डिहाइड में CHO जुड़ा होता है, और कीटोन में C के साथ डबल बॉन्ड O लटक रहा होता है बीच में कहीं पर, और डबल बॉन्ड O के साथ जब भी OH साइड में रखे रहेगा तो वहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो ये सब मैंने उस 1 शॉट वीडियो में आराम से समझाया हुआ है, प्लीज देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या है वो,
कह रहे समजातीय श्रेणी क्या होता है, होमोलोगोजियस सीरीज किसे कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनका एक सामान्य सूत्र द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। मतलब पूरा समूह को हम एक सामान्य सूत्र से बता देंगे कि भाई इसका मेंबर, पहला मेंबर है तो इस सूत्र से बता दूंगा मैं, दूसरा मेंबर तो इस सूत्र से ही बता दूंगा मैं, 10वां मेंबर तो उसी सूत्र से बता दूंगा। तो पूरा का पूरा समूह एक सूत्र से निर्धारित होता है, ठीक है, जिनका एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्र में प्राय केवल एक ही प्राचल होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर एल्केन एक समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी के भी बहुत सारे गुण होते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब मुझे कोई भी मेंबर चाहिए, मैं सूत्र में रखूंगा, मैं निकाल दूंगा। मुझे पहला मेंबर चाहिए, N रखूंगा, N की जगह पे 1 रखूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मीथेन। मुझे दूसरा मेंबर चाहिए, N की जगह 2 रखूंगा, मुझे मिल जाएगा C2H6। क्या मिल जाएगा मेरे को, एथेन मिल जाएगा। तीसरा मेंबर चाहिए, N की जगह 3 रखूंगा, C3H8 आ जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा। एक सामान्य सूत्र से मुझे कोई भी मेंबर मिल जा रहा है। लेकिन एक चीज आप देखोगे, CH4 और उसके बाद C2H6 में हमेशा एक इसमें गुण होता है। सजातीय श्रेणी में क्या गुण होता है कि इनके बीच में, क्रमागत पदों के बीच में एक कार्बन का अंतर होगा और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा, हमेशा हमेशा। समजातीय श्रेणी की विशेषता क्या होती है, इसमें कार्बन यौगिकों को उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में लगाया जाता है। CH4, C2H6, C3H8 ऐसे ना बढ़ रहा था, बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाता है। 2 क्रमागत यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। उसके साथ 2 क्रमागत यौगिकों के आणविक द्रव्यमान में 14 यूनिट का अंतर होता है, ठीक है। ये 14 यूनिट क्या है, CH2 का भार है। कार्बन यौगिकों का IUPAC नाम, इस टॉपिक को मैं जानबूझकर इस वीडियो में स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने डिटेल में, इस वीडियो में तो कुछ ही चीज मैंने PPT में लिखा है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरी बात मानकर उस वीडियो को प्लीज खोल के देख लीजिए। कार्बनिक यौगिकों का नामांकन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। साथ ही साथ ये चीज आज इस साल अगर सीख लोगे, कक्षा 11 में 12 में फिर से आना है। BSc MSc लोगे, केमिस्ट्री लेके जितना आगे बढ़ोगे ये चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। ये आपका बेस है, जड़ है, तो यहाँ से जड़ मजबूत बनाओ। मजबूत बनाने के लिए 1 घंटा 12 मिनट की मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जरूर देख लेना। मैं उस चीज़ को यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। 1 घंटा 12 मिनट अगर इसी वीडियो में अगर जोड़ दो तो यही वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, सोचा है आपने। तो मैंने IUPAC नाम ऑलरेडी करा रखा है, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे नामांकन में पहली चीज़ क्या है, आपको ये नंबरिंग पता होनी चाहिए कि कार्बन जब 1 होगा तो उसे मेथ कहते हैं, 2 होगा तो एथ कहेंगे, 3 होगा तो प्रोप कहेंगे, 4 होगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 होगा तो पेंट कहेंगे, 6 होगा तो हेक्स कहेंगे, 7 होगा तो हेप्ट कहेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट कहेंगे, 9 होगा तो नॉन कहेंगे, 10 होगा तो डेक कहेंगे। इस तरीके से रट लीजिए ये चीज़। पहले चीज़ तो ये देखिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, श्रृंखला देखनी होती है कार्बन की। उसके बाद क्या करते हैं, हमेशा ऐसे दी होगी और हमेशा ध्यान में रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बंदों से घिरा होगा। अगर बंदों को काउंट करेंगे ना तो टोटल 4 होना चाहिए, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। हमेशा ध्यान रखना है कार्बन 4 से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद हमेशा कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हमें चुननी होती है। हमें कार्बन की क्या चुननी होती है, लंबी श्रृंखला। ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, सिखा रखी है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना, आपको सारा चीज़ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ आप जो देख रहे हो मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। इस PPT में कुछ भी नहीं है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने सारा कुछ समझा रखा है और आपको PDF भी प्रोवाइड कराई है। जितना चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया है ना, बच्चों को PDF भी मिल जाए, वो भी मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, अभी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। दहन। दहन मतलब जलाना। किसी भी चीज़ को अगर जलाओगे और वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलता नहीं है, जलेगा नहीं,
ठीक है। तो आपने देखा होगा जब कार वार किसी जगह आग लगती है तो पानी नहीं फेंकते वहां पर, क्योंकि पानी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, H2O ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन होगा तो जलेगा। इसीलिए वहां क्या किया जाता है, अलग तरीके से फायर गैस होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अपने रूम में सेफ्टी के लिए रख रखा है, अगर बाय द वे कहीं पर आग लगती है तो इस चीज का प्रयोग किया जाता है। देख पा रहे हो आप, इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें से गैस निकलता है। पानी भी एक तुलना में सही है, लेकिन अगर आपको, क्योंकि पानी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो जलने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इस चीज से प्रयोग से क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाता है, वायुमंडल का जो ऑक्सीजन उसको मिल रहा होता है वो नहीं रहता, और फिर आग पकड़ना धीरे धीरे बंद हो जाता है। आग क्या होती है, बुझ जाती है। ठीक है, तो देखिए दहन में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश निकलती है। यह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बन होगा, कार्बन को तुम जलाओगे, जलाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कार्बन है, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब तुम जलाओगे, जब तुम उसको हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब तुम जलाते हो तो ऊष्मा निकलती है ना, गर्माहट होती है, तो ऊष्मा और प्रकाश निकलेगी, गर्माहट होगी, और जब कहीं पर जलता है तो भाई रोशनी होती है ना भाई, तो प्रकाश भी निकलेगी। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है क्योंकि उनका पूरा दहन होता है। देखो आपने देखा होगा, जो हमारी माताएं बहनें गांव में खाना बनाती हैं, चूल्हे में लकड़ी से, है ना, कोयले से खाना बनाती है, तो खाना बनाते समय बहुत धुआं निकलता, काला का धुआं निकलता है, यानी कि वो चीज क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो पूरी तरीके से जल नहीं रहा है, तभी इस वजह से वो काला धुआं निकल रहा है। और वहीं हम गैस सिलेंडर में खाना बनाते हैं तो ना के बराबर धुआं निकलता है, और हमारे बर्तन भी काले नहीं होते क्योंकि पूरा दहन हो रहा है, पूर्ण दहन हो रहा है, वो संतृप्त है इस वजह से। ठीक है, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। जब गैस जलता है तो पीली ज्वाला नहीं निकलती एकदम, लेकिन जब लकड़ी वकड़ी जलाओगे तो एकदम पीला पीला निकलता है ज्वाला। ठीक है, क्योंकि इनका पूरा दहन नहीं होता है इस वजह से। तो दहन क्या होता है आप समझ गए होंगे आसानी से। अब हम बात करते हैं ईंधन के बारे में, ईंधन के बारे में। ये देखो पेट्रोल पंप है, ये देखो कोयला है, ये सारे हमारे क्या है, ईंधन है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते भी हैं। डीजल पेट्रोल जल जाता है ना, निकली हुई ऊर्जा, ऊष्मा या प्रकाश का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे खाना बनाने में, फैक्ट्री मशीनों को चलाने में प्रयोग किया जाता है। जैसा कोयला हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे पदार्थ हमारे क्या है, ईंधन में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, ईंधन की कैटेगरी में आते हैं। सबसे उसमें पहला जाता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवों के द्वारा जो बना ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, जो हम पेट्रोल, कोयला, डीजल ये सब हम उपयोग कर रहे हैं ना, ये सीमित मात्रा में है, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाने हैं। चाहे आज खत्म हो या चाहे कुछ सालों बाद, कुछ 100 सालों बाद खत्म हो, खत्म जरूर होगा, ये फिक्स है। ये लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और तापमान में दबने से बना हुआ है। करोड़ों सालों वर्ष पूर्व वो सारे जीव क्या हो गए, दब गए, जीवों के जलकर उच्च दाब और तापमान में दब गए, और उनका क्या बन गया, रसायन बन गया। और वही रसायन हम क्या बन गया, हमारा ईंधन के रूप में बन गया, पेट्रोलियम के रूप में बन गया। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन जलाने में, खाना पकाने में, रोशनी करने में किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हमारे क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ये हमारे कैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीजन के लेने और हाइड्रोजन के देने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन की कमी हो रही है,
तो वो हम बोलेंगे कि यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। जो ऑक्सीजन किसी को दे सकता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ये क्या होते हैं? ये हमारे ऑक्सीकारक होते हैं। पिछले साल एग्जाम में आया तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ये जो 3 अभिक्रिया मैंने आपको लिखवाई है ना, एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे एक तो हो गया यहाँ पर दहन अभिक्रिया, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। उसके बाद ये ऑक्सीकरण हो गया, उसके बाद ये संकलन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन का मतलब, संकलन मतलब जुड़ना, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। कार्बनिक रसायन में संकलन अभिक्रिया वह कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और ये क्या है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम में आता है, परिभाषा है उसकी। तो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? एग्जाम में आता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जिनके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। जैसे ये पैलेडियम हो गया, निकिल हो गया, ये हमारे क्या है? उत्प्रेरक हैं। क्रिया की दर को बढ़ाते हैं, क्रिया को बिना प्रभावित किए। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, इसको कॉपी में लिख लेना। आपने देखा होगा कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, पर यह क्या सच है? कोई भी वनस्पति तेल हो हमारे लिए हानिकारक होता है। एक्चुअली तेल ही हमारे लिए हानिकारक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। समझते हो? ये आपको जानना जरूरी है। और स्पेशली ये जो वनस्पति तेल है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं इनसे आपको बचना है, आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ये जो समोसा तल रहे हैं, है ना, फ्राइड मोमो, फ्राइड चिकन, ये दुनियादारी जो फ्राइड चीज़ें बन रही हैं, KFC में जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, तो दुनियादारी हर चीज़ जो बन रही है वो वनस्पति तेल से बन रही है। और उससे भी खतरनाक क्या? पाम ऑयल। ठीक है, सीधा आपका असर कहाँ डालता है? आपके हार्ट में डालता है, आपके आर्टरीज में डालता है। तो ये आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। आपने देखा होगा आज की जनरेशन में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पहले की जनरेशन में ये मोमो, चाउमीन, ये फ्राइज, ये दुनियादारी, इनका कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंपल घर का खाना खाते थे, अच्छा मेहनत करते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, उतना स्ट्रेस भी नहीं रहते थे। आज क्या है? हम दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं, भैया बर्गर दे दो, बर्गर तेल में तल रहा है, भैया फ्राइज दे दो, वो भी तेल में तल रहा है, तेल, भैया छोले भटूरे दे दो, वो भी काले डीजल वाले तेल में पक रहा है, और वही को हम लपेट रहे हैं, ठूस रहे हैं पेट के अंदर। हमारा शरीर, आपको शरीर को से काम करवा नहीं रहे हो और शरीर के अंदर दबा के पेल रहे हो। बर्गर जा, चाउमीन जा, फ्राइज जा, है ना, मोमो जा, ये जा, वो जा, और फिर उसका आप वो क्या कर रहा है? फैट में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, आर्टरीज में स्टोर हो जा रहा है और आपके ब्लॉकेज बना रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ खाओ, कभी कभार खाओ। ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, पहले मैं भी बहुत खाता था जब मेरे को नॉलेज नहीं था। मेरे को जब जैसे नॉलेज हुआ ना, इनसे 200 दूरी बना के रखता हूँ। आपको भी दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये हर एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी चीज़ टेस्टी है ना वो हानिकारक ज़रूर है, और जो भी चीज़ आपके जीभ को टेस्ट नहीं दे रही है वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट है। करेला हो गया, हम नहीं खाते हैं लेकिन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, शुगर इतना मस्त आता है हमें, भाई चाय पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जो भी चीज़ हमारे लिए एडिक्टिव है, जो भी अच्छी जीभ को लगती है ना, वो हमें नुकसान ज़रूर देती है आगे चलकर, ये जान लो आप। ठीक है, साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, संतृप्त का नहीं करना चाहिए। ठीक है, भोजन पकाने के लिए। अगला टॉपिक आता है प्रतिस्थापन, यानी कि अलग होना। जिन अभिक्रियाओं में किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या अधिक परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापन मतलब हटा दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा आपने।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, इसके बाद डायरेक्ट ये उदाहरण लिख देना। ये CH4 हो गया, मीथेन हो गया, उस पर हमने क्लोरीन मिलाया, तो इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या आ गया, Cl एक आ गया, CH3Cl बन रहा है और HCl अलग बन जा रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये हमारा क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता ही आता है बड़े नंबर में। क्या, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, ठीक है, बहुत से कार्बनिक यौगिक हमारे लिए अनमोल हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। इनका जो उपयोग है ना व्यावसायिक रूपों में, औद्योगिक रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक हो गया या पेय पदार्थ जो भी हैं पीने वाले, उनमें इनका प्रयोग जरूर होता है। ये एक अच्छा विलायक है, विलायक बहुत अच्छा है, सारी चीज़ में अच्छे से घुल जाती है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में भी किया जाता है। और ये क्या होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, ज़्यादा करोगे तो नशा हो जाएगा। जो कफ सिरप है बिना इसके नहीं दिया जाता है। कफ सिरप को लोग जो नशेड़ी होते हैं ना, वो लोग खरीद के नशे पूरा पी जाते हैं एक बार में, क्योंकि उससे नशा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सस्ता भी पड़ता है उनको। तो कफ सिरप नहीं दिया जाता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। अगर हम शुद्ध एथेनॉल की बात करें, अगर थोड़ी सी मात्रा पिला दो ना, तो लोगों की मृत्यु तक हो सकती है, इतना खतरनाक होता है। एथेनॉल के गुणधर्म क्या है, इसका जो सामान्य नाम होता है वो अल्कोहल है। इसका जो अणुसूत्र है C2H6OH होता है एथेनॉल का। एथ मतलब 2 कार्बन, अल्कोहलिक समूह OH। संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। जल में घुल जाता है पूरा, रंगहीन होता है, गंध और जलने वाला स्वाद देता है, उदासीन प्रकृति का होता है। कैसे बनता है, गन्ने का रस, मोले रस सीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करने से अल्कोहल तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा शराब जो बनती है गांव में, वो क्या करते हैं, गन्ने का सीरा खरीद के लाते हैं और उसको फिर जलाते हैं, उससे क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं देसी, जो कि इलीगल होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए पुलिस कार्रवाई वगैरह भी करती है, ठीक है। तो इससे हम आसानी से बना सकते हैं। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। सबसे पहला सोडियम के साथ अभिक्रिया। ये जो हमारा एथेनॉल है CH3CH2OH, जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस तो निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। और इससे बनता क्या है, सोडियम एथोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, CH3CH2ONA। इसे क्या बोला जाता है, सोडियम एथोक्साइड। जब भी हमारा एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और रिएक्शन लिखने के भी लिए आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, हर साल एग्जाम में आता है, छोटे बड़े हर प्रकार के नंबरों में आ जाता है। उसके बाद आता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण हम लेंगे एथेनॉल, एथेनॉल को करेंगे 473 केल्विन ताप पर गर्म, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। 473 केल्विन ताप पर एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। ये हमारा एथीन है और पानी अलग हो जाता है। तो जब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो हमें मिलता है एथीन। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एथीन। एथीन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 2 कार्बन है, एथ डबल बॉन्ड है, नाम के बाद में इन जुड़ता है, एथीन। फिर आ जाइए एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक में क्या होता है, ये रंगहीन द्रव होता है, स्वाद में खट्टा होता है और सिरके जैसी गंध आती है। सामान्य नाम क्या है इसका, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल है इसका सामान्य नाम। 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। कितना केल्विन होता है, 290 केल्विन। यह ठंडी जलवायु में जम जाता है और इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं।
ठीक है। एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, ये एग्जाम में आता है। एस्टरीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एस्टरीकरण किसे कहते हैं, एस्टर का निर्माण कैसे होता है। तो जब एथेनोइक अम्ल और अल्कोहल से किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो कैसा बनता है, एस्टर बनता है। ये हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल है, और इस पर हमने क्या मिला दिया, एथेनॉल मिला दिया। अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एस्टर। ये एस्टर का सूत्र है, और पानी अलग कर देता है। एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने में होता है, सेंट, ठीक है, या स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आता है साबुनीकरण। एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एस्टर अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि इससे साबुन तैयार होता है। ये हमारा क्या है, एस्टर है, NaOH क्षार की प्रेजेंस है, क्या बन गया, C2H5OH और CH3COH। क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या होगा, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, और ये कैसी अभिक्रिया, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होती है। ये हमारा क्षार है, ये हमारे एथेनोइक अम्ल है, अभिक्रिया क्या करके क्या बना रहे हैं, CH3COO Na+H2O। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, ये देखिए हमारा क्या है, एथेनोइक, और ये हमारा कार्बोनेट है। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया क्या बनाएगा, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये हमारा लवण है, ये पानी है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सेम ये इसके साथ भी करेगा, ये लवण है, ये जल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं साबुन। साबुन और अपमार्जक किसे कहते हैं, एग्जाम में आता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। कैसे लवण होते हैं ये, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ये इसका जो सूत्र है वो C17H35COO होता है, ठीक है। साबुन के केवल कोमल जल में सफाई करते हैं। साबुन से अगर आप नदी का पानी लेके आओगे और सफाई करोगे तो उतनी अच्छी सफाई नहीं हो पाएगी, गंदी पानी में सफाई नहीं होगी। साबुन जो सफाई करता है वो जो हमारे घर का पानी होता है, सिंपल वाला पानी, उसी में आप कपड़े वगैरह साफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप तुम नदी वाला गंदे पानी में साबुन से रगड़ोगे तो कपड़े साफ नहीं होंगे। अपमार्जक जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोरेट लवण होते हैं ये, ठीक है। अपमार्जक कठोर कोमल जल दोनों में सफाई कर सकते हैं। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हम वसा लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, अभिक्रिया के बाद साबुन बनेगा, और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है। साबुन के अणु की संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है। एक होता जल विरागी और एक होता जल रागी, एक होता जल विरोधी, एक होता जल स्नेही, ठीक है। साबुन के अणु देखो, साबुन के अणु का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग जल को प्रतिकृषित करता है। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है ना, जल को दूर करता है, परंतु वह धूल तथा चिकनाई जैसे मैल के कार्बनिक कणों को अपने साथ जोड़ लेता है, तो गंदगी को वो जोड़ता है। इसीलिए मैले कपड़े की सतह पर उपस्थित धूल चिकनाई के कण साबुन के अणु के हाइड्रोकार्बन वाले भाग से जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कॉलर में ऐसा गंदगी लगा होता है, हम लेते हैं साबुन, यूं रख के यूं रगड़ते हैं, ये रगड़ने के बाद फिर ऐसे घिसते हैं, और फिर ऐसे घिसने के बाद मैला हट जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि उसका जो गंदगी है उसके उस कण के साथ जुड़ जाता है, और फिर वो उसके जुड़ने पर वो अपनी जगह से हट जाते हैं, और रगड़ते हैं तो साफ हो जाता है। ये इसका मेन कारण है। साबुन का अणु का आयनिक भाग COO नेगेटिव जल स्नेही होता है, जो जल के अणुओं की ओर
आकर्षित होता है, जल के अणुओं की तरफ जाता है, अपने हाइड्रोकार्बन भाग में चिपके धूल चिकनाई के कणों को अपने साथ खींचकर जल में ले जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को खींचकर कहाँ ले जाता है? जल में ले जाता है। और इस प्रकार मैले कपड़े की सतह पर लगे धूल तथा चिकनाई के सारे कण साबुन के अणुओं के साथ लगकर जल में आ जाते हैं और मैला कपड़ा साफ हो जाता है। तो यह है साबुन की सफाई की कार्यविधि। ठीक है, साबुन के अणुओं से बना मिश्रण ये आप देख सकते हैं, और ये धूल वगैरह यहाँ पे आके मिल गया है और अलग हो गया। ये चित्र आप बना दोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। साबुन की सफाई की कार्यविधि एग्जाम में जरूर आता है हर साल। साबुन की सीमाएं क्या है? कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम व कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। क्या बनाता है? स्कम। यह स्कम सफाई में मुश्किल पैदा करता है। ठीक है, अब हमारे साथ डिटर्जेंट क्या है? कठोर और कोमल जल दिन में दोनों में इसका उपयोग कर सकते हैं और अघुलनशील पदार्थ बनाता है। ठीक है, ये इसका फायदा है। तो इस तरीके से इस छोटे से वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर को आपको रिवाइज करा दिया है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। और वन शॉट वीडियोस जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।